हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 ख़त्म हो चुका है और इसका क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है ना। क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड थे और क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी के पूछे गए हैं, खासकर फिजिक्स में। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसके अलावे जो बच्चे 10th या इंटरमीडिएट या अन्य किसी कंपटीशंस का क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। इसमें आपको रेगुलर क्वेश्चंस का आंसर मिलता रहेगा, चाहे इंटरमीडिएट हो, मैट्रिकुलेशन हो, सेमेस्टर एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम होता है तो फिजिक्स का रेगुलर ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं और देखता हूं कि प्रत्येक का आंसर क्या होगा और आप लोग मिला लीजिएगा अपना क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 क्रॉस 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज ट्रेवलिंग इन ए वैक्यूम enters a medium of refractive index 1.5, its wavelength in the medium is। मोनोक्रोमेटिक लाइट का बात किया है तो मोनोक्रोमेटिक वाइट लाइट जो होता है या फिर सनलाइट, इसकी बात की गई है। इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 क्रॉस, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं 5 क्रॉस 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। एन या ईटा थोड़ा सा खींच दीजिएगा तो, है ना, या कहीं कहीं इससे भी डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ट्रेवलिंग इन वैक्यूम एंटर्स ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी वैक्यूम से आ रहा है ना। मान लेते हैं ये वैक्यूम है और ये कोई मीडियम है, इधर से इधर जा रहा है ना, ये मीडियम है। इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। इट्स वेवलेंथ इन द मीडियम इज, तो मीडियम में वेवलेंथ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसका वेलोसिटी निकालना होगा, कितना होगा, है ना। तो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी तो हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट का मालूम है, वेवलेंथ निकालना होगा, वैक्यूम में वेवलेंथ कितना है। तो हम लोग वेलोसिटी भी बराबर जानते हैं एन लैम्डा या फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। यहाँ पे लिख लीजिए वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, इस फार्मूला का यूज करेंगे। और लाइट का वेलोसिटी हम लोग जानते हैं एयर में कितना होता है, तो 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5 क्रॉस 10 टू द पावर 14 इंटू वेवलेंथ लैम्डा 1 मान लेते हैं। यहाँ से हमें इसको मिटा देते हैं, यहाँ से हमें लैम्डा 1 का मान मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे आकर के डिवाइड कर दीजिए, तो लैम्डा 1 कितना हो गया, 3 क्रॉस 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड 5 क्रॉस 10 टू द पावर 14, तो कितना हो गया लैम्डा 1, 3/5 क्रॉस 10 टू द पावर -6। 14 जाएगा नीचे से ऊपर तो -6। अब चलिए लगा देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइडेड लैम्डा 2, वेवलेंथ इन मीडियम 1 डिवाइडेड वेवलेंथ इन मीडियम 2। इसको डिटेल हम बता चुके हैं, ऑब्जेक्टिव जब भी प्रीवियस ऑब्जेक्टिव जो भी बताएं उसको देख लीजिएगा। अब लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है हमें, 3/5 इंटू 10 टू द पावर -6 और लैम्डा 2 निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान दिया हुआ है 1.5, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और 3 क्रॉस 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड 5 क्रॉस लैम्डा 2। हमें मान किसका चाहिए, लैम्डा 2, यानी कि लाइट जब ट्रेवल किया वैक्यूम से किसी मीडियम में तो उसमें वेवलेंथ का मान क्या होगा। 3 से 3 देखिए कैंसिल हो गया, लैम्डा 2 यहाँ भेज दीजिए, तो लैम्डा 2 इक्वल टू हो गया 2 यहाँ चला जाएगा, 2/5 क्रॉस 10 टू द पावर -6। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 पावर प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20, यानी 4 क्रॉस 10 टू द पावर -7। अब देखिए मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, 4 दिया है लेकिन 400 नैनोमीटर दिया हुआ, तो इसको बना लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400, जब मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो नीचे भी 100 से भाग करना पड़ेगा, 100 गुने 10⁻⁷। अब ये 2 जीरो इस पे चला जाएगा तो 400 क्रॉस 10 टू द पावर -9, इसी को लिखा गया 400 नैनोमीटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चंस इसी टाइप्स के पूछे गए हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ह्यूमन वांट्स टू शूट अ फिश whose image can be seen through clear water, it is to be aimed। कहता है क्लियर वाटर में फिश में तीर मारना चाह रहा है कोई आदमी, तो कहाँ पे निशाना लगाएगा, है ना, निशाना कहाँ पे लगाएगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, हम लोग अपवर्तन पढ़े हैं कि अपवर्तन क्रिया में क्या होता है कि जो कोई भी इमेज पानी के अंदर रहता है उसका इमेज जो है वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर बनता है। तो मछली जहाँ होगा, मछली मान लिया कि ये मेरा बर्तन है और एक्चुअल में फिश कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, एक्चुअल में फिश यहाँ पे होगा, लेकिन इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमिना, है ना। तो कहाँ पे इसको निशाना मारना होगा, यहाँ मारेगा तो गलत चला जाएगा, है ना, थोड़ा सा नीचे निशाना मारना होगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बिलो द इमेज ऑफ द फिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक का सॉल्यूशन कर दिए हैं। फॉर कन्वेक्स लेंस द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज टेकन ऑन बाई एक्सिस। कोई कन्वेक्स लेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे और इमेज का डिस्टेंस बाई एक्सिस पे लिया जा रहा है। तो कह रहा द नेचर ऑफ द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज एन। तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, तो कन्वेक्स लेंस ऐसा है, इसमें एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले रहा है और बाई एक्सिस पे इमेज डिस्टेंस ले रहा है ना। तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, ग्राफ का नेचर पता करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, लेंस फार्मूला से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/x और 1/f, है ना। इमेज डिस्टेंस को बाई एक्सिस पे ले रहा है तो 1/बाई मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे। ये हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट होगा, चाहे इसको आप पलट भी दे तो 1/x माइनस 1/y इक्वल टू माइनस 1/f आ जाएगा, है ना। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा और इसका जो ग्राफ देगा हाइपरबोला होगा, क्योंकि ये इक्वेशन हाइपरबोलिक है। इसका ग्राफ इस तरह से देखिएगा आएगा, हाइपरबोला की तरह ग्राफ देगा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। द फाइन पाउडर ऑफ ए कलर्ड ग्लास इज सीन एज। किसी भी रंगीन ग्लास को अगर हम उसको पाउडर बना दें, उसको एकदम पीस दें, चूर दें, तो वो हमेशा वाइट कलर का शो करेगा, चाहे वो जिस कलर का भी हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, रेड हो, उसको पाउडर बनाने के बाद वाइट कलर ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अरे विल नॉट शो द फिनोमिना, एक्सरे विल नॉट शो द फिनोमिना। एक्सरे किस घटना को शो नहीं करेगा, तो एक्सरे जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन को शो करता है, लेकिन डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को शो नहीं करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। चलिए इसको देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कहता है व्हाट डिस्टेंस डज लाइट ट्रेवल इन वाटर। वाटर में कितनी दूरी तय करेगा, है ना। इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम इट टेक्स टू क्रॉस ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर नॉर्मली एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। कहता है ग्लास स्लैब में जितने समय में 20 सेंटीमीटर दूरी जाएगा, है ना, उतना ही समय में वाटर में कितनी दूरी तय करेगा, है ना। व्हाट डिस्टेंस डज, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर लेंगे, ग्लास में कितना होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए दिया हुआ कितना, 3/2। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो कितना हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं कितनी डिस्टेंस तय करेगा, है ना। तो ये स्पीड हो गया, समय कितना हो गया, टाइम बराबर कितना हो गया,
तो समय बराबर क्या, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और चाल आपका आ गया 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये गया 10 गुने 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। सॉरी, ये इतना सेकेंड हो जाएगा, टाइम निकाल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब वाटर के लिए ले लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ, हमें चाहिए क्या, डिस्टेंस कितनी तय करेंगे, कितना दूरी जाएगा, तो कितना दूरी जाएगा उसका स्पीड पता चलेगा, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में पता है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और हमें चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो कितना हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू 3 3 जा 9, 9/4 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और डिस्टेंस कितना बता रहा था, डिस्टेंस इतना तय किया, है ना। तो सॉरी, टाइम इतना ले रहा, इतना ही समय में कितनी दूरी तय करेगा पानी के अंदर। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या जानते हैं, देखिए स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, तो दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल गुना समय। चाल कितना 9/4 क्रॉस 10⁸ इंटू 10 इंटू 10⁻⁻8, तो काट दीजिए, तो कितना 9 10 जा 90 डिवाइडेड 4 इक्वल टू 45 डिवाइडेड 2 इक्वल टू 22.5, तो 22.5 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 7 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9, है ना। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द नॉर्मल आई इज, नॉर्मल आई का अकोमोडेटिंग पावर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर की दूरी तक आसानी से स्पष्ट दिखता है, मिनिमम, है ना। तो F इक्वल टू पावर P इक्वल टू क्या जानते हैं 1/f, है ना, और 1/25, इसको कैलकुलेट कर दिए 100, तो 25 चौका 100 यानी 4 डायोप्टर। नॉर्मल आई का कितना हो जाएगा पावर, प्लस 4 डायोप्टर। नेक्स्ट देखिए, if R1 and R2 are respectively the filament resistance of a 200 watt bulb and a 100 watt bulb which are designed to operate on the same voltage, then, तो रेसिस्टेंस मांग रहा है, तो रेसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, P इक्वल टू पावर P इक्वल टू V²/R, है ना। अब दोनों का सेम वोल्टेज दिया हुआ है, P1 एक मान लीजिए, P2 मान लीजिए, इसका भी V²/R, इसका R1 इसका R2 मान लीजिए, है ना। इसका पावर कितना, एक का 200 वाट है और एक का 100 वाट है, V²/R2, है ना। अब दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 200/100 इक्वल टू V²/R1 और डिवाइडेड V²/R2 है, तो ऊपर चला जाएगा, कट गया, तो कितना हमें मिल गया, 100 से 100 खत्म, 2/1 इक्वल टू R2/R1, और कैलकुलेट कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 2R1 इक्वल टू R2, मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 2R1 इक्वल टू R2, है ना, R2 इक्वल टू 2R1, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एन अनचार्ज कंडक्टर ए कनेक्टेड विद द अर्थ इज ब्रॉट नियर कॉन्टैक्ट विद अनदर चार्ज कंडक्टर बी, देयर बाय, एक अनचार्ज कंडक्टर है, वो चार्ज कंडक्टर के नज़दीक लाया गया है ना। तो एक अनचार्ज कंडक्टर है और एक चार्ज कंडक्टर बी के नज़दीक लाया गया है ना। एन अनचार्ज कंडक्टर ए कनेक्टेड विद द अर्थ इज, इसको अर्थ से कनेक्टर दिया गया है ना, कनेक्टेड विद द अर्थ इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर चार्ज कंडक्टर बी, और इसको बी के नज़दीक लाया गया है ना। ये अनचार्ज है, ये चार्ज है, तो ये अनचार्ज कंडक्टर चार्ज कंडक्टर के नज़दीक आएगा, तो इंडक्शन प्रोसेस से इसमें क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा, है ना, चार्ज डेवलप होगा। तो बी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कहता है द चार्ज विल रिमेन द सेम बट पोटेंशियल डिक्रीजेज,
An uncharged conductor A connected with the earth is brought in contact with the another charged conductor B, thereby the charge will remain the same but potential decreases. The charge, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा है ना इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है। तो अगला ऑप्शन देख लीजिए, द चार्ज विल रिमेन द सेम बट पोटेंशियल इंक्रीज, द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ बी विल रिमेन अनचेंज, द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ बी विल चेंज। पोटेंशियल क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि चार्ज डेवलप हुआ इस वजह से पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा द चार्ज विल रिमेन द सेम बट पोटेंशियल डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर हैविंग नो लोड रेजिस्टेंस हैज एन ईएमएफ ऑफ ई वोल्ट। एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, जब नो लोड, कोई लोड नहीं दिया गया है तब, रेजिस्टेंस हैज एन ईएमएफ ऑफ ई वोल्ट, व्हेन अ लोड रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल द ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल, है ना। तो कह रहा है कि एक बैटरी है और बैटरी इस तरह का है, बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी नो लोड, इसमें किस तरह का लोड नहीं है, तो अभी बस ऐसा ही हैज एन ईएमएफ ऑफ ई वोल्ट, व्हेन अ लोड रेजिस्टेंस आर, अब इसमें एक लोड रेजिस्टेंस आर दे दिया गया है ना, स्मॉल आर, इज कनेक्टेड टू इट्स टर्मिनल द ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस अब ईएमएफ क्या देगा, तो मान लेते हैं प्लस माइनस, है ना। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, करंट आई बराबर वी बटे आर, तो वी बटे आर कितना, आर प्लस आर, दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया तो 2R, तो टोटल करंट इससे कितना निकलेगा, वी बाई 2R। अब इसके अक्रॉस बोले या इसके अक्रॉस बोले ईएमएफ, तो ईएमएफ आई इक्वल टू वी इक्वल टू क्या जानते हैं, आई आर, आई कितना जा रहा है, वी बाई 2R इंटू आर, तो आर कितना हो जाएगा, एक आर कट जाएगा, स्मॉल आर लिए हैं तो स्मॉल ही आर लीजिए, कट जाएगा तो कितना ईएमएफ देगा, वी बाई 2, यानी कि वी की जगह पे ई यूज किया है ना, या भी ई यूज कर सकते हैं, तो ई बाई 2 राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट इन अ सिंपल सीरीज सर्किट इज 5 एम्पियर। कोई सिंपल सीरीज सर्किट है, उसमें करंट कितना दे रहा है, 5 एम्पियर दे रहा है। देन एन एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज इंजेक्टेड, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और उसमें 2 ओम का और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया गया है। द करंट ड्रॉप्स टू 4 एम्पियर, और करंट ड्रॉप कितना हो गया, 5 एम्पियर से अब 4 एम्पियर ड्रॉपिंग हो गया। द ओरिजिनल रेजिस्टेंस इन द सर्किट वाज, तो सर्किट में ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मान लेते हैं कि पहले जो रेजिस्टेंस था वो आर था, तो ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर, तो करंट 5 एम्पियर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आर मान लिए, है ना। अब उसमें 2 ओम और जोड़ दिया गया, तो अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, करंट हो गया 4 और रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस 2, टोटल रेजिस्टेंस पहले से आर माने थे, 2 और जोड़ दिए, करंट हो गया 4। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 5R इक्वल टू 4 इंटू आर प्लस 2, 5R इक्वल टू 4R प्लस 8, तो 5R में 4R घटा दीजिए तो R इक्वल टू 8 ओम, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 ओम, यानी पहले का रेजिस्टेंस उसमें कितना था, 8 ओम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज अटैच्ड टू इट्स चॉइस, एक तार है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसको दुगना लंबाई खींच दिया गया है ना, स्ट्रेट टू इट्स चॉइस ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर नाउ बिकम्स, अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल वाई ए होता है ना, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर। तो इसके मान लेते हैं इक्वेशन 1, और 4 ओम का है तो यहाँ पे 4 ओम लगा दीजिए, अभी रहने दीजिए, नहीं तो R1 है ये L1 A1, और R2 क्या कह रहा है, दुगने लंबाई, है ना, यानी R2 लेंथ L2 कितना कर दे रहा है, तो L1 का दुगना, है ना, तो बाई A1। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर नाउ बिकम्स, तो रेजिस्टेंस ऑफ R2 क्या हो जाएगा, R2 2 को साइड कर दीजिए तो रो L1 बाई A1 लिख सकते हैं, और रो L1 बाई A1 की जगह पे क्या है, R1 है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू R1।
तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने R1 का मान देखिए दिया हुआ है 4 ओम, 4 2 जा 8 ओम, यानी कि अब जो है कितना देगा 8 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा। यानी जब किसी तार को हम दुगना कर देंगे तो उसका रेसिस्टेंस भी कितना हो गया, पहले का दुगना हो गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 14। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 और इस तरह से आगे पूरा कैलकुलेट करते चलेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग, 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना थ्रू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। कोई सर्कुलर कॉइल है, इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट इट्स सेंटर इज, तो इसके केंद्र पे मैग्नेटिक इंडक्शन का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R, है ना, म्यू नॉट आई बाई 2R, जो कि करेंट और परमेबिलिटी पे निर्भर करता है। म्यू नॉट का मान कितना हो जाएगा 4 क्रॉस 10⁻⁷, करंट है 10 एम्पियर, 2 और रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो 1/2 कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻6 टेस्ला, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 4 पाई क्रॉस 10⁻⁻6 टेस्ला का मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा कॉइल के सेंटर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2 पार्टिकल्स एक्स एंड वाई, 2 पार्टिकल है एक्स और वाई, है ना, having equal charges after being accelerated so the same potential differences enter a region of uniform magnetic field and describe circular path of radii r1 and r2 respectively. The ratio of masses of x and y is, है ना, 2 चार्ज है, दोनों का रेडियस एक्सेलरेटेड है सेम पोटेंशियल डिफरेंस से और कोई मैग्नेटिक फील्ड में जाता है और डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ करता है। एक का r1 है रेडियस और दूसरे का रेडियस r2 है। तो पूछ रहा है कि दोनों का मास का रेशियो क्या हो जाएगा, m1 और m2 का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², है ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है चार्ज के केस में q इंटू वी, हाफ mv²। यहाँ से वेलोसिटी भी निकाल लीजिए, v कट गया तो v का मान कितना हो गया 2q/m अंडर रूट में v, है ना, v इक्वल टू कितना हो गया 2q/m। अब हम लोग क्या जानते हैं फोर्स, यानी कौन सा फोर्स, क्योंकि सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है इसलिए इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स का मान होता है mv²/r और चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा तो qv के इक्वल, v से v काट दीजिए। अब यहाँ से फिर से v का मान निकाल देंगे तो mv/r इक्वल टू q इंटू v, अब v इक्वल टू हो गया qb r/m। अब देखिए ये भी और ये भी दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करने के बाद यहाँ पे हम इस v का मान पुट कर रहे हैं तो qb/r/m, है ना। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, r का मान निकाल लीजिए तो r का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको अंदर भेज देंगे तो क्या चला जाएगा 2q और ये m यहाँ जाएगा, है ना, और यहाँ से q भी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे अंदर में m, तो ये r का मान निकल गया। अब देखिए अब हमें क्या मिला कि ये m को अंदर भेजेंगे स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा स्क्वायर में चला जाएगा, है ना, तो 2q इंटू m²। अब ये b को बाहर ही रहने दीजिएगा, q को अंदर भेज देंगे तो ये q² हो जाएगा, तो बन जाएगा इतना r इक्वल टू, अब ये m से m कैंसिल हो गया, है ना, और ये q से q कैंसिल हो गया, तो r का मान कितना आ गया अंडर रूट m इंटू 2m/q, है ना। इसलिए हमने क्या देखा कि स्क्वायर रूट का, है ना, रेसिस्टेंस जो है अंडर रूट स्क्वायर का सीधा समानुपाती। तो अगर हम r1/r2 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा अंडर रूट m1/m2 मिलेगा और स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो m1/m2 चूँकि मास का रेशियो चाहिए तो r1/r2 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये इसका
राइट ऑप्शन हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले मैंने 14 तक का सॉल्यूशन कर दिया है ना। 15 क्या कहता है, इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ एन आर्मेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज डबल, अगर जनरेटर के आर्मेचर का स्पीड डबल कर दिया जाए, है ना, रोटेशन ऑफ एन आर्मेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज डबल देन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी, है ना। अगर एंगुलर स्पीड को दुगना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न होने वाले ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है NAB ओमेगा, है ना, जहाँ N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्मेचर एंड B मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा एंगुलर रोटेशन। अब कह रहा है इसको डबल कर देंगे तो ओमेगा 1 हो गया, ओमेगा 2 कितना हो गया 2 × ओमेगा 1, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा E1 मान लीजिए E2 हो जाएगा, तो NAB 2 ओमेगा 1। अब दो को साइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा E2 इक्वल टू, यहाँ कर देते हैं E2 इक्वल टू 2 NAB ओमेगा 1। अब EA कितने के बराबर है, तो ये E1 के बराबर है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा पहले का दुगना हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। The armature of a DC motor has 220 ohm resistance. It draws a current of 1.5 ampere when runs by 220 volt DC supply. कहता है कि कोई आर्मेचर है डीसी मोटर का जो इसका के रेसिस्टेंस 20 ओम है, इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर करंट ले रहा है जब 220 वोल्ट डीसी सप्लाई से इसको चलाया जा रहा है। द वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इट विल बी, तो बैक ईएमएफ क्या होगा, बैक ईएमएफ जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसी में से बैक ईएमएफ निकलता। बैक ईएमएफ मतलब कि जब आर्मेचर कॉइल घूमता है तो उसके कॉइल में कुछ बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तो वो कितना हो जाएगा 220 वोल्ट माइनस IR, तो 220 वोल्ट I कितना है, देखिए I 1.5 एम्पियर ले रहा है 1.5, और रेसिस्टेंस कितना है कॉइल का तो 20, तो 220 वोल्ट। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 220 वोल्ट माइनस 30, तो 09190 वोल्ट, यानी बैक ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा 190 वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, अ मेटल रिंग इज हेल्ड हॉरिजेंटली एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू द रिंग। एक मेटल रिंग है हॉरिजेंटली रखा गया है ना, एक मेटल रिंग है इस तरह से हॉरिजेंटली रखा गया है एंड बार मैग्नेट इज ड्रॉप थ्रू द रिंग। अब इसमें कोई बार मैग्नेट आ रहा है नॉर्थ साउथ, मान लेते हैं नॉर्थ साउथ का या साउथ नॉर्थ कुछ भी है ना, इस तरह से along the ring the acceleration of the falling magnet is, तब acceleration क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि जब हम किसी कॉइल के नज़दीक मेटल यानी मैग्नेट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या रिलेटिव मोशन करवाते हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है माइनस d∅/dt के बराबर, यानी चेंज इन फ्लक्स के बराबर है ना, और n d∅/dt, और n क्या नंबर ऑफ टर्न्स थे, यहाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया नहीं, और ये निगेटिव साइन क्या शो करता है कि प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज बाय विच इट हैज प्रोड्यूस्ड, यह इसी कारण का विरोध करता है जिस वजह से ये उत्पन्न हो रहा है। तो निश्चित है कि जब नॉर्थ साउथ पोल आएगा तो इसमें क्या होगा, इसको विरोध करेगा, है ना। ये मैग्नेट साउथ है तो यहाँ भी साउथ पोल बना लेगा, और ये नॉर्थ है तो यहाँ भी नॉर्थ पोल बना लेगा, यानी इसको विरोध करेगा। तो विरोध करेगा तो निश्चित है कि इस पर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन होगा कमेगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा लेस देन जी, है ना। क्योंकि लेंज लॉ से हम लोग क्या जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज बाय विच इट हैज इंड्यूस्ड, यानी उसी कारण का यह अपोज करता है जिस कारण यह उत्पन्न हुआ है, तो अपोज करेगा, इसलिए इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल रिलेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ घटेगा, तो लेस देन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, 19 आगे फर्दर। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द करेंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज, है ना,
आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाई आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट और वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी सिनुसाइडल वेव एसी करंट का बात किया गया है ना। द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज, तो ये जो होता है मैक्सिमम करंट है ना, और हमें इसमें जब भी सिनुसाइडल करंट में निकालना होता है तो आरएमएस से, आरएमएस करंट और आरएमएस वोल्टेज से ही हम लोग पावर कंज्यूम करेंगे। पावर इक्वल टू क्या होता है वी आई, तो वी कौन सा आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट, और वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है वी मैक्स यानी वी नॉट बाई रूट टू, और आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है आई मैक्स यानी आई नॉट बाई रूट टू। तो ये जो है आई मैक्स है, आई मैक्स, और ये जो है आपका वी मैक्स है, वी इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी फॉर्मूला के अनुसार। तो अब दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू, तो आ जाएगा वी नॉट आई नॉट बाई टू रूट टू रूट टू टू, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। द वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इक्वल टू 120 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्सेज, यानी कि इसका हमें सोर्स का फ्रिक्वेंसी निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या करता है, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन जो भी दिया गया है डायरेक्टली नहीं दिया गया है, इस बार क्वेश्चन घुमाया गया है और अच्छे तरीके से मूव ट्विस्ट किया गया है। तो चलिए देखिए v इक्वल टू है 120 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। अब हम लोग क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इससे आप कन्वर्ट कर दीजिए, इसे फार्मूला के बेस्ड इसको बनाना है। तो इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 2, 120 को 60 गुने 2 120, और साइन 100 पाई टी, देखिए 2 साइन ए कॉस ए, तो क्या फार्मूला बैठा देंगे 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 60 बगल में रहेगा और साइन 2 इंटू 100 पाई इंटू टी, तो क्या लिख देंगे 60 इंटू साइन 200 पाई टी। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला जानते हैं साइन 2 पाई एफ टी है ना, सिनुसाइडल वेव का फॉर्मूला जो भी है साइन 2 पाई एफ टी, वी इक्वल टू या वी इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी है ना। तो यहाँ पे ओमेगा के जगह पे कितना आ गया, ओमेगा इक्वल टू लिख देंगे 2 पाई एफ, और यहाँ पे 2 पाई एफ के देखिए वी नॉट के जगह पे कितना है 60 है ना, और 2 पाई एफ के जगह पे 200 पाई, तो 200 पाई, 2 पाई एफ, पाई से पाई कैंसिल, 2 से कट गया, तो फ्रिक्वेंसी कितना आ गया 100 हर्ट्ज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन इसी तरह से सारा घुमा कर दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है, इसीलिए फिजिक्स सबका हालत इस बार खराब किया है। चलिए देखिए क्वेश्चन में तो दम है, स्टैंडर्ड है, ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं दिया है ना, कोई कोई क्वेश्चन दिया आसान, जैसे देखिए ब्लैंकेट ऑफ डज नॉट अलाउ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो कौन सा होगा ओजोन। सभी जानते हैं ओजोन जो है, ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सन से अर्थ तक आने में नहीं देता है, रोक देता है, तो ओजोन में CO2 NO2 और O2 नहीं होगा, ओजोन लेयर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22 और इसको ख़त्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर न्यूक्लियर फ्यूल, कौन इनमें से बेटर न्यूक्लियर फ्यूल होगा, तो थोरियम 236, यूरेनियम 235, नेपच्यूनियम 239 और प्लूटोनियम 239। तो इन सभी में सबसे बेटर आपका प्लूटोनियम 239 बेटर फ्यूल्स होंगे। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज, यानी सूर्य का नाभिक का सोर्स का एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है, फिजन, फ्यूजन, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन और कंबसन। तो नाभिकीय संलयन ये सभी जानते हैं है ना, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो है मुख्य एनर्जी का स्रोत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 देखिए फ्यूजन रिएक्शन इज इनिशिएटेड विद द हेल्प ऑफ, फ्यूजन रिएक्शन किसके तहत होता है ना, तो एनी एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं, न्यूट्रॉन्स नहीं, लो टेम्परेचर कैसे होगा, जब भी फ्यूजन रिएक्शन होगा तो हाई टेम्परेचर पे ही होगा। नेक्स्ट देखिए द सब्सटेंस दैट कॉजेज द रोस्ट एयर पॉल्यूशन इज, सबसे अधिक, सबसे हानिकारक, सबसे पॉइजनस एयर पॉल्यूशन किसके वजह से होगा, तो स्मोक नहीं,
सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। देखिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं देता तो इन सभी में कोई एक ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, तो सबसे ज़्यादा पॉइजनस हानिकारक गैस यही है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे रोस्ट में अगर ये पूछा है तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और इसको ख़त्म करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और कंप्लीट करते हैं फिजिक्स का सॉल्यूशन। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? बहुत ही आसान सवाल है ना। हीट फ्रॉम द सॉइल नहीं होगा, मिट्टी से उसमें थोड़े ना मिलता है। हीट रिफ्लेक्टेड बाई लीव्स, लीव्स कितना हीट रिफ्लेक्ट कर देगा। बर्निंग ऑफ शुगर, कितना चीनी जलता है ना। तो सनलाइट रिसीव्ड बाई लीव्स, यानी लीव्स जो सनलाइट रिसीव करता है वो लीव्स फूड बनाता है, उस फूड को हम लोग खाते हैं, जानवर लोग खाते हैं। तो मेन सोर्स क्या हो जाएगा? सनलाइट रिसीव्ड बाई लीव्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इन एन इकोसिस्टम हार्बीवोर्स रिप्रेजेंट। तो ये तो सभी बच्चे बनाए होंगे। हार्बीवोरस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स तो होंगे नहीं, प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होंगे। डिकम्पोजिसर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कार्निवोर होते हैं यानी मांस जो खाते हैं ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। सेकेंड देखिए 28, एरोसेल डिप्लीट। तो एरोसेल क्या डिप्लीट करता है? ओजोन लेयर को। एरोसेल हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन करता है। रेडियो एक्टिव वाज वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट डिफेक्ट्स मैन बाई कॉजिंग, यानी रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होते हैं उससे आदमी का क्या प्रभाव पड़ता है? उससे आदमी का ह्यूमन पे क्या प्रभाव पड़ता है? स्टेरिलिटी, सिस्टमैटिक डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट्स पे बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता है। एक बार जेनेटिक डिफेक्ट्स आ गया रेडियो एक्टिव वेस्ट से तो वो जीन व जीन उससे प्रभावित करते जाता है, आने वाले 2-4 पीढ़ी को वो काफ़ी प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ओल्ड कंसेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एज ओल्ड मेथड क्या है? तो एज ओल्ड मेथड जो है ये आपका राइट ऑप्शन है बंदिश, है ना। BUNDHIS बंदिश। जो भी आप इसको मीनिंग अपने ये पढ़ते हैं, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ये राइट ऑप्शन सी होगा, बंदिश, है ना, BUNDHIS। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो आपका सॉल्यूशन फिजिक्स का कंप्लीट हो गया और आगे इस पे रेगुलर इस चैनल पे आपको फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा और जो भी अपडेट्स होंगे, मैट्रिकुलेशन आ रहा है, फिर इंटरमीडिएट एग्जाम आ रहा है, SSC JEE रेलवे, तो सारे का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।